नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पिलानिया आपके अपने YouTube चैनल एज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम मैथ में क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने क्या किया था? हमने कुछ नंबरों के बारे में जाना था। तो कुछ नंबर क्या क्या थे? उसमें क्या आ गया था? उसमें आ गया था पूर्ण संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्णांक वगैरह वगैरह, ये बहुत सी संख्याएं हमने सीख ली थी। तो कुछ संख्याएं बची हुई हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ संख्याएं क्या है? अब आ गई हमारी अगली संख्या आ गई काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं हो गई, एक वास्तविक संख्याएं हो गई, और जितनी भी संख्याएं हैं आज पूरी कराने की कोशिश करेंगे। तो अगली संख्या हो गई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं हम? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या वही होती है जो वास्तव में होती है। तो वास्तव में क्या होती है? तो वास्तव में कोई भी संख्या ले लो, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है किसी संख्या को हम वर्ग करते हैं, किसी संख्या को हम वर्ग करते हैं, तो जो वर्ग करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमें धनात्मक मिलना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या रियल नंबर होती है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। किसी संख्या के हम वर्ग करेंगे, किसी संख्या का हम वर्ग करेंगे तो उसको धनात्मक वैल्यू मिलती है, तो वो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि हमने क्या हुआ, 2 का वर्ग कर दिया, उत्तर क्या है? 4 आया। आंसर माइनस में नहीं आया है, धनात्मक आया है। और कुछ हो गया, मान ले -3 हो गया, इसका हम स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो इसमें आंसर क्या आया? तो क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाता है? ये 9। इसका आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। ये क्या आ गया? प्लस में आ गया, प्लस में आ गया, यानी कि धनात्मक हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? आपको पता चल गया, ये होती है रियल नंबर। इसके बाद में आती है काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होती है? जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद जो आंसर आता है वो धनात्मक हो, उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो और हाँ, इसका एक और है कि हम परिमेय संख्या जो कल की थी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संगम ही वास्तविक संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं का संगम ही वास्तविक संख्या कहलाती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संगम ही वास्तविक संख्या कहलाती है। तो क्या है? ये वास्तविक संख्याओं का हमें पता चल गया। तो अगली संख्या कौन सी है? काल्पनिक संख्या, जिसका हमें सपनों में ही विचार लगा के उस संख्या का बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो क्या होगी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, यानी कि सपना लेके हम, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर, इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं, या अवास्तविक संख्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अवास्तविक संख्या कौन सी हो सकती है। तो इसको हम अवास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। अवास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर। तो नॉन रियल नंबर होती क्या है? नॉन रियल नंबर होती है कि जिस संख्या का, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं, यानी कि उसका स्क्वायर करते हैं, किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं, तो उसका आंसर, उसकी वैल्यू ऋणात्मक हो, यानी कि नेगेटिव हो, तो वह
अवास्तविक यानी कि काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको हम अभी इनके बारे में अभी पता चल जाएगा, तो हम एग्जाम में कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे तो आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो इमेजिनरी संख्या होती क्या है? इमेजिनरी संख्या होती है यानी कि किसी संख्या का हम वर्ग करेंगे, तो किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आपको पता है। लेकिन एक ही संख्या ऐसी होती है जिसका हम वर्ग करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा। रूट के अंदर माइनस वाली कोई वैल्यू हो, रूट के अंदर माइनस वाली कोई वैल्यू हो, वो क्या होती है? वो हमेशा नेगेटिव आएगी। -2 लगा लो, -4 लगा लो, -3 लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो वो क्या होती है? तो रूट का इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अंदर की वैल्यू बचेगी वो -3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गई? ये हो गई काल्पनिक संख्याएं। ये क्या हो गई? ये होगी काल्पनिक संख्या। तो हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संगम, और उनका वर्ग करेंगे हम, उनका वर्ग करेंगे तो वो क्या होती है? वो हमेशा पॉजिटिव आती है। और काल्पनिक संख्या में क्या होती है? जिसका हम वर्ग करेंगे तो इसका हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या का हमें पता चल गया। तो एक बात और है, किसी काल्पनिक संख्या का हम सम संख्या से, किसी काल्पनिक संख्या की शक्ति सम संख्या हो, किसी काल्पनिक संख्या की शक्ति सम संख्या हो, तो वो हमेशा क्या होती है? वो क्या होती है? वास्तविक। वो वैल्यू हमेशा क्या आती है? वास्तविक संख्या आती है। ठीक है। और किसी काल्पनिक संख्या का विषम संख्या हो पावर, तो क्या आती है? हमेशा वो काल्पनिक ही आती है। वो क्या आती है? वो हमेशा काल्पनिक आती है। तो हम इनका क्या करते हैं? इनका 2-3 एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए अच्छे से। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि -2 ले लिया, इसकी स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो हम क्या पता चल जाएगा? वास्तविक का पता चल जाएगा या काल्पनिक का पता चल जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, माइनस इससे कैंसिल हो जाता है। ठीक है। और जैसे 6/3 इसकी पावर 2 ले ली तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 36/9। ठीक है। इसको और काट के देखेंगे 3 12 तो 4 आंसर। इसका क्या आ गया? ये वास्तविक आ गया। और आपको काल्पनिक का पता होना चाहिए। काल्पनिक क्या है? काल्पनिक का है रूट के अंदर कोई वैल्यू हो गई, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो गई तो वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा काल्पनिक होती है। इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -11 आएगा। तो -11 तो जिसमें ऋणात्मक आ गया वो क्या होती है? वो होती है काल्पनिक संख्या। तो हम काल्पनिक और वास्तविक के बारे में पढ़ लिया। तो अब तो दोस्तों वास्तविक और काल्पनिक का हमने क्या किया है? एग्जाम्पल लेके देख लिए हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वास्तविक संख्या के बारे में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? वो पूछेगा यदि कोई 2 A और B वास्तविक संख्या है, A और B वास्तविक संख्याएं हैं, तो क्या A + B एक वास्तविक संख्या होएगी? तो ये बताना है। तो क्या 2 संख्याएं A और B वास्तविक संख्याएं हैं, तो क्या A + B एक वास्तविक संख्या होएगी? तो देख लो अब कैसे होएगी। ये नहीं होएगी। ये 2 वास्तविक संख्या कौन सी हैं? जिनका हम रूट करें और रूट करने के बाद वह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती हो, पॉजिटिव वैल्यू देती हो, तो वो कौन सी होगी? जैसे कुछ भी वैल्यू ले लो जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में आती हैं। जैसे -3 ले लिया, +4 ले लिया, या कुछ ले लिया, या √3 वाला नहीं लिखते हम, √3 ले लिया, +4 ले लिया। ये क्या है? इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया? ये एक
वास्तविक संख्या हो गई, बिल्कुल वास्तविक संख्या हो गई, क्योंकि इसका हम स्क्वायर करके देखेंगे, इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर ही माइनस होता है, वो ही एक काल्पनिक संख्या होती है। तो ये छोटा सवाल है, इसको हम पेपर में आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या है, यस, ये कथन वाले में पूछता है, ये शॉर्टकट जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में ये ऐसे पूछता है। तो क्या a माइनस बी का बताना है, a माइनस बी एक काल्पनिक वास्तविक संख्या होगी। तो ये भी देख लो, a माइनस बी 0 माइनस में 3 ले लिया, 0 माइनस में 4 ले लिया, 0 माइनस में रूट वाला ले लिया, कुछ भी √11 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये वास्तविक संख्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर करके देखेंगे हम तो दो वास्तविक संख्या, इनका फिर स्क्वायर करके देखेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस में ही आएगा। तो प्लस में आएगा तो ये क्या हो गया, ये भी यस, बिल्कुल ये एक वास्तविक संख्या होगी। तो क्या a मल्टीप्लाई बाई वी, a मल्टीप्लाई बाई वी एक वास्तविक संख्या होएगी। तो ये भी देखना हमें, तो ये कैसे होएगी ये देख के बता दो। तो कैसे होगी ये, a मल्टीप्लाई बाई वी, दो वास्तविक संख्या कुछ भी ले लो, √2 मल्टीप्लाई √4 ऐसे कुछ ले लो, ठीक है। तो रूट के अंदर हम इसका वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो √8 आ जाएगा, ठीक है। तो √8 क्या है, ये माइनस में नहीं है, इसका स्क्वायर करके देख लो, इसका स्क्वायर माइनस में नहीं है तो क्या है, प्लस में ही आएगा हमेशा। तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक वास्तविक संख्याएं आएगी, दो वास्तविक संख्याओं की मल्टीप्लाई एक वास्तविक संख्या आएगी। तो हमें क्या होगा, हमें क्या पता चल गया, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा दो वास्तविक संख्याओं का एक वास्तविक संख्या ही आएगी। तो अब क्या बच गया, अब बच गया क्या, a डिवाइड बाई वी, a को b से भाग देंगे तो क्या वह एक वास्तविक संख्या आएगी। तो क्या वह वास्तविक संख्या आएगी, तो ये देख के बताओ आप। तो आप सोच लो कुछ भी, √4 या ओनली 2 या कुछ भी लगा लो, तो -3/8 या कुछ भी लगा लो। इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, प्लस में आ जाएगी, ठीक है। 3 का 9 हो गया, 8 का 64 हो गया, ठीक है। ये क्या आ गई, ये होगी बिल्कुल वास्तविक संख्या हो गई। लेकिन क्या है, 0 भी तो वास्तविक संख्या है, 0 भी तो वास्तविक संख्या है। तो a की जगह 0 ले सकते हैं, b की जगह 0 ले सकते हैं, a की जगह 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या है, एक चांस बनता है कि जिससे ये वास्तविक संख्या नहीं आ सकती, क्योंकि 0/0 इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसलिए ये एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। तो क्या नहीं हो सकती है, वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। तो हमें ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, हमको पता चल गया कि a प्लस ना एक वास्तविक संख्या प्लस वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। a वास्तविक संख्या माइनस में b वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो a वास्तविक संख्या अपॉन में b वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ओनली 0 के कारण, क्योंकि एक सेब पेटी के अंदर खराब आ गया तो वह पूरी पेटी को खराब कर देता है। तो वो सेब वाली बात है इसके अंदर भी। और क्या है, क्या a की पावर b, a वास्तविक संख्या की पावर b वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि 2 की पावर 4 कर दी या कुछ भी कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो इसका क्या आ गया, 16 आंसर आ गया। तो 16 आंसर क्या है, वैसे तो पॉजिटिव है, तो वैसे ये पॉजिटिव है, इसको वास्तविक संख्या कह सकते हैं। लेकिन वही 0 वाली कंडीशन इसमें हट जाएगी, क्योंकि 0 की पावर 0 एक इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। तो हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पता चल गया है। इसके हमने हर क्वेश्चन उठा लिया है, जो आरआरबी यानी कि रेलवे बोर्ड और हरियाणा पुलिस के अंदर भी पिछली बार एक क्वेश्चन आया था इनके अंदर से ही। तो हमने क्या किया, डिटेल में वास्तविक संख्याओं के इन संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया हमने, प्राकृतिक संख्या जितनी भी संख्या पीछे वो पढ़ लिया, उनको एक बार ध्यान से देखना है। तो आगे और कुछ संख्याएं बची हुई हैं वो और देख लेते हैं। तो दोस्तों वास्तविक और काल्पनिक हमने सीख ली है। इसके बाद एक संख्या आती है, छोटी ही है, उसके बारे में बस हमें पता होना चाहिए। उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में हमें बस पता होना चाहिए। तो उसके बारे में पता होगा तो हमें उसको कर सकते हैं। समिश्रित
समिश्र संख्या, समिश्र संख्या होती है। ठीक है, तो समिश्र संख्या में हमें क्या पता होना चाहिए, ये है काल्पनिक, काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं का मिश्रण, वास्तविक संख्याओं का मिश्रण। इसके काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं में प्लस माइनस, कोई भी वैल्यू प्लस हो जाए, कोई भी वैल्यू माइनस हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, सम्मिश्रित संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं, छोटा z से। ठीक है, छोटे z से इसको डिनोट करते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के प्लस माइनस को ही हम सम्मिश्रित संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या होगी ये वाली। ठीक है, और वास्तविक संख्या कौन सी होगी, कुछ भी वैल्यू लगा लो, वो वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये होगी सम्मिश्रित संख्या। बस इसके बारे में इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं। इसको z से, छोटे z से डिनोट करते हैं, बड़े z से करते हैं इंटीजर को। ठीक है, इंटीजर को बड़े z से करते हैं। z, बड़ा z आया कहाँ से, i से भी कर सकते थे, लेकिन बड़ा z आया है जैलिन से, क्योंकि जैलिन ने इसके बारे में बताया था कि मेरा नाम नहीं दोगे तो मैं इसको वैल्यू को बताने ही नहीं दूंगा, तब उसका नाम z से डिनोट किया था। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं का और वास्तविक संख्याओं का मिश्रण ही एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या के बारे में हमें पता चल गया। इससे ज़्यादा हमें सम्मिश्र संख्या में आएगा नहीं। क्वेश्चन आ सकता है कि z वाली वैल्यू कौन सी है, तो उसमें क्या है, कुछ वैल्यू लिख देगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या आती है, सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, तो ये तो पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सम संख्या आती है, इसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। सम संख्या होती क्या है, सम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो सके। ठीक है, जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकते हैं उसको सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो सकती है, विभाजित भी क्या है, पूर्णतः विभाजित। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो सके, वो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या बारे में पता चल गया। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 8 10 12 ऐसे है चलती जाएंगी, ये क्या होती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। तो सम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हमें सम संख्या के बारे में पता चल गया। ये तो वैसे सबको पता ही है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। इवन नंबर उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो दूसरी संख्या क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ओड नंबर। विषम संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित नहीं होगी, वो क्या है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो विषम संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो 2 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं होती, 1 3 5 7 9 ऐसे चलती जाएंगी, ये क्या है, विषम संख्या कहलाती हैं। तो वैसे आपको पता ही है सम संख्या और विषम संख्या का, लेकिन हम क्या है, एक बार पता चल गया कि विषम संख्या होती क्या है, ओड नंबर होती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो 1 3 5 7 9 ऐसे होते हुए ये विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्या के बारे में हमें पता चल गया। तो अगली संख्या है, अगली संख्या
तो दोस्तों हमने विषम संख्या के बारे में पढ़ लिया है। तो अगली संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ये 2-3 संख्या और बच गई, उसके बारे में भी और पढ़ लेते हैं। तो हाँ, एक अभाज्य संख्या से पहले एक पूर्ण संख्या, इसके बारे में और सीख लो आप। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आप बताओगे, पूर्ण संख्या पहले बता चुका है, लेकिन क्या है इसमें, क्या है पूर्ण संख्या में, एक तो वो क्या हो गई पूर्ण संख्या, वो वाली हो गई जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या दूसरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो परफेक्ट नंबर बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या हिंदी में वही नाम है, लेकिन परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर यानी कि आपको इंग्लिश में अलग से पूछ सकता है कि एक पूर्ण संख्या क्या कहलाती है। तो इसमें क्या है, दो संख्याओं का यानी कि एक संख्या का गुणनखंड, एक संख्या का गुणनखंड, एक संख्या का गुणनखंड करेंगे हम, तो वो जितनी संख्याएं आएंगी, जो गुणनखंड आएगा उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू फिर से वही आ जाए, फिर से वही संख्या आ जाए, तो क्या हो जाती है, वे परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो उसके संख्या का गुणनखंड जोड़ेंगे तो हम, जो वही संख्या आ जाए। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें गुणनखंड आएंगे, लेकिन समय की वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा हमें, समय उस संख्या की वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा, उस संख्या को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या कहलाती है वो, परफेक्ट नंबर कहलाती है, यानी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि पहली संख्या है वो 6, ठीक है, 6 संख्या ही है, दूसरी क्या आएगी 28 आ जाएगी, ठीक है। ये 3-4 संख्या हैं जिनके बारे में पूछ सकता है। इसके गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, पहला आ गया 1 और 6, ठीक है, दूसरा क्या आ गया 2 और 3, तीसरा क्या है, तीसरा गुणनखंड नहीं होएगा इसका, तो इसको क्या, इसको देखेंगे तो कैसे आएगा, इसके गुणनखंड हो गए 1, 2, 3 और 6। तो इसने क्या किया, समय की वैल्यू को छोड़ के, समय की वैल्यू को छोड़ के, तो समय की वैल्यू क्या है 6 है, 6 की क्या वैल्यू होगी 6 आ गई। इसको क्या करेंगे हम, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया तो कैसे आ गया 3, 2 और 1, तीनों का जोड़ करेंगे, तीनों का जोड़ करेंगे तो इसका क्या आंसर आ गया 6। तो अब हमें पता चल गया कि ये 6 एक परफेक्ट नंबर है। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, तो हम 28 का देख लेते हैं। तो इसके बीच में और कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं जैसे हमने 12 ले लिया, 14 ले लिया, कुछ भी ले लिया, इसकी वैल्यू देखेंगे हम, इसका क्या हो गया 1 और 12 हो गया, ठीक है। एक गुणनखंड तो इसका ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा क्या हो गया 3 और 4 हो गया, ठीक है। तो ये गुणनखंड हो गया, इसका हम जोड़ के देखेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो समय की वैल्यू छोड़ना है, समय की वैल्यू कौन सी है, समय की वैल्यू है इसकी 12, क्योंकि 12 का हमने गुणनखंड करके देखा है। तो बाकी क्या बच गए 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 2 15 रह के 16, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर 16 आ गया। तो क्या है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर कौन सा है, हम आपको बता रहे हैं। परफेक्ट नंबर है एक तो 6 है, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा शायद, क्योंकि परफेक्ट नंबर के बारे में बहुत कम बताते हैं। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो परफेक्ट नंबर है, पहला क्या हो गया 6 हो गया, दूसरा क्या हो गया 28 हो गया। तो 28 का क्या करेंगे हम, पहली गुणनखंड तो क्या हो गया, ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, 27 होगा। तो ये क्या हो गया, 2 वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, एक मिनट हो गया, कट मार। तो ये देखो 3 नहीं आएगा, क्या गुणनखंड अगला क्या बनेगा 4, 7 चौके 28। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए। तो इसको क्या करें 1, 2, 4, 7 और 14 और 28, ठीक है। तो ये गुणनखंड हो गए। तो इनका हम क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। तो इसको क्या, समय की वैल्यू को हमने छोड़ना है, समय की वैल्यू छोड़ दी तो क्या होगा 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2
25 और 2 27 रहेगा 28, तो क्या आ गया इसकी वैल्यू 28 आ गई। तो ठीक है, तो क्या है एक परफेक्ट नंबर कहलाएगी। ठीक है, तो क्या होगा ये एक परफेक्ट नंबर कहलाएगी। तो क्या है हमारी वैल्यू कौन सी है 6 और 28, 6 28 और ये 496, ये 3 वैल्यू में से आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा परफेक्ट नंबर कौन सी है, इनमें से एक नंबर दे देगा आपको। रीजनिंग में भी आ सकता है और मैथ में भी आ सकता है। तो आपको क्या पता चल गया परफेक्ट नंबर कौन सी है, इन 3 वैल्यू में से आपको पूछ सकता है कि परफेक्ट नंबर कौन सी है। तो परफेक्ट नंबर आप क्या बता दोगे 6 28 और 496 में से परफेक्ट नंबर कौन सी वैल्यू आ जाए तो आप इसको बता दोगे। या तीनों वैल्यू बता के अगला क्या कर देगा ये सभी भी परफेक्ट नंबर हैं। तो आपको आंसर में क्या बताना है कि ये सभी परफेक्ट नंबर कहलाएगी। तो दोस्तों वास्तविक संख्या पढ़ ली है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 संख्या बच गई भाज्य और अभाज्य। तो कौन सी संख्या बच गई भाज्य और अभाज्य। तो पहली संख्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या वो होती है जो समय से और एक से ही भाग जाए, वो क्या कहलाते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो ठीक है, जो समय से और एक से ही भाग जाए वो क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जैसे 3 हो गई 5 हो गई 7 हो गई, ये क्या है ये है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं 1 3 5 7, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में हमें क्या करना है, हमें सीखना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, उसमें अलग अलग जितनी भी संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिनका गुणनखंड संभव नहीं होता, जिनका गुणनखंड संभव नहीं होता वो क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं, तो हमें क्या है पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से लेकर और हाँ एक संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो क्या है एक संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और दो नंबर यानी 2 संख्या एक ऐसी सम संख्या है, जो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो अब हम क्वेश्चन लेंगे इसके अंदर से, आपको पता चल गया अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका गुणनखंड संभव नहीं होता, जो 1 से और समय खुद से भाग जाए उसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो एक संख्या यानी कि एक नंबर ऐसा संख्या है जो न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और 2 संख्या ये आपको याद रखनी पड़ेगी, 2 संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो एक अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 संख्या आपको पता चल गया कि कौन सी है। तो आपको क्या 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है ऐसे पूछ सकता है, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है ऐसे पूछ सकता है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है ऐसे पूछ सकता है। तो अब क्या करना है 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको ये बताना पड़ेगा 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है।
तो 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको गिनती करके देखनी पड़ेगी एक बार ही। अब कितनी संख्या है, 1 से 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उसके बारे में हमें पता चलाना पड़ेगा, तो पता चलना पड़ेगा, तो याद रखनी पड़ेगी। उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, उसको हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो 1 से खुद से और समय के अलावा किसी से भाग नहीं जाए, वो कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ठीक है। तो ये क्या है, 20 तक, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई, इसको हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये कितनी संख्याएं हो गई, ये हो गई 7 संख्याएं। ये 7 संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 20 तक अभाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों हमें पता चल गया 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ठीक है। तो आपको हाँ एक 19, ठीक है, सॉरी 19 लिखेंगे क्योंकि ये 8 हो गई, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 8 कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 19। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ ले, 1 से 20 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ ले तो क्या है, 19 हो गई, ठीक है। 1 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले, जो सम संख्या भी होती है वो क्या है, वो 2 कहलाती है, ठीक है। तो हमें क्या क्वेश्चन बन गया, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या है, 8 है, ठीक है। तो 1 से 25 तक पूछ ले, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, इसको और देखना पड़ेगा। तो इसको देखना पड़ेगा तो कौन सी संख्या और होती है, इसमें एक ऐड और हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, तो क्या है 23, 24 नहीं है, 25 नहीं है, ठीक है। तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 9 हो गई, ठीक है। तो 9 होने के बाद आपसे पूछ ले 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, 24 नहीं है, 25 नहीं है, ठीक है, 26 नहीं है और 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29, ठीक है, एक 29 और हो गई, ठीक है। तो 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 10, ठीक है। तो अब हम पता चल गया 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, वो 1 से 10 भी पूछ सकता है, 1 से 15 भी पूछ सकता है, 1 से 30 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 1 से 20 तक तो 8 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आगे 1 से 50 तक अभाज्य संख्या पूछ ले, तो अब हम क्या करना पड़ेगा, 1 से 50 तक 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमें क्या कर दिया, 2, 3, 5, 7 इतने करके 29 तक हमें पता चल गया, 30 तक। तो 30 से आगे कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 30 से आगे अभाज्य संख्या आएगी 31, 37, ठीक है, 31, 37, 41, 43 और 47, ठीक है, और 47, 48, 49 ये नहीं है, ठीक है। तो आगे कितनी अभाज्य संख्या हो गई, तो 10 तो यहाँ तक हो गई थी, ठीक है। तो 11, 12, 13, 14 और 15। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 15। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 15 हो गई। तो हमें क्या है, आंसर क्वेश्चन आएगा 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमें याद रखना पड़ेगा 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमें पता चल गया। आपको देखना पड़ेगा 1 से 50 तक याद रख सकते हैं। और आपको पूछ ले तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद में क्या आएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या कहेंगे,
तो दोस्तों अगली संख्या होगी भाज्य संख्या। ठीक है, अगली संख्या क्या हो गई? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होती क्या है? जो एक से और समय को छोड़कर, एक और समय को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भाग हो जाए, वो क्या होती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? एक से और समय से तो भाग होएगी और वो तीसरी थर्ड संख्या से भाग हो जाए, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 1 नहीं है, 2 नहीं है, तो क्या है? 2 क्या है? 2 एक ऐसी सम संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो सबसे छोटी सम संख्या ना, छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4। 2 सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जो 2 से भाग जा रही है, ठीक है, और समय से भी जा रही है, 4 एकम 4, ठीक है, और 1 से भी जा रही है। तो हम कंडीशन सारी तीनों अप्लाई होगी। तो क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, ठीक है। तो 4, 6 ऐसे चलती जाएंगी, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो हो, लेकिन वो क्या है? विषम हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या और वो क्या है? विषम हो। तो वो कौन सी है? वो है 9, ठीक है। 9 एक सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो विषम है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है एक से, समय से और किसी तीसरी संख्या से भाग हो सकती है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया भाज्य संख्या होती क्या है। तो हाँ, एक आपको लगाना पड़ेगा कि आपको पूछ ले 1 से 30 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 1 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता था, 1 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 1 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो आप क्या करोगे? आप अभाज्य संख्या के बारे में पता है आपको कि 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो 8 अभाज्य संख्याएं, तो आप क्या करोगे? उसको 8 को इससे घटा करके और इसमें आप बता दोगे कि आप इसमें 12 अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन नहीं है क्योंकि इसमें माइनस करेंगे तो एक की वैल्यू हमने उसमें काउंट नहीं की थी। लेकिन क्या है? एक तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो इसलिए हमें सीधा नहीं घटाकर एक को और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? 11 संख्या ही है जो भाज्य संख्या है, ठीक है। 1 से 20 तक 11 संख्या ही है जो भाज्य संख्या है। तो जितनी भी है 1 से 50 तक है, वो 1 से 100 तक है। तो क्या है? उसमें से एक अलग से माइनस कर लेना कि आप अभाज्य संख्या से सीधा मत घटा देना, ठीक है। तो आपको क्या होगा? ये होगा नंबर सिस्टम में जितनी संख्याएं थी शायद वो लगभग सारी हो गई है, ठीक है। तो हमने कल एक क्वेश्चन बताया था, उसका आंसर ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक स्कूटर है हमारे पास, एक स्कूटर है जिसको हम चेतक बोलते थे पहले। तो क्या है? उसमें 3 टायर हैं, यानी कि 2 तो टायर है और एक उसकी स्टेपनी है, ठीक है। एक चेतक था, उसका 2 टायर और एक स्टेपनी है। लेकिन क्या बता रखा था उसमें? कंडीशन क्या थी कि एक टायर केवल 5 किलोमीटर ही चल सकता था, ठीक है। एक टायर केवल 5 किलोमीटर ही चल सकता था। तो ये तीनों टायर कितना किलोमीटर की दूरी तय करवा सकती हैं उसकी? तो तीनों टायर कितनी दूरी तय करवा सकती हैं? तो हम देखेंगे इसमें क्या है कि एक टायर एक के साथ चलेगा, अकेला टायर तो चलेगा नहीं, अकेला नहीं चलेगा। तो क्या है? 2.5 किलोमीटर क्या किया उन्होंने? दोनों टायर के साथ दूरी तय की है। तो 2.5 किलोमीटर दूरी तय की है। फिर क्या किया? इसमें से एक टायर को हटा दिया और उसकी जगह ये लगा दिया दूसरा टायर, ठीक है। तो एक टायर हटा दिया तो दूसरा टायर लगा दिया, तो स्टेपनी की जगह ये लगा दिया। तो इसमें क्या किया? ये टायर भी इसके साथ 2.5 किलोमीटर चला, तो इस टायर की क्या हुआ? 5 किलोमीटर की दूरी तय होली। तो एक टायर इसके साथ 2.5 किलोमीटर चला और इसके साथ 2.5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 किलोमीटर तो हो गया। लेकिन क्या है? ये टायर उतार के हमने वहाँ स्टेपनी में लगाया था, उसको फिर से यहाँ पर लगा देंगे हम, क्योंकि इसको हटा देंगे। तो 2.5 किलोमीटर इसमें बचा हुआ था और 2.5 किलोमीटर इसमें बचा हुआ था,
ठीक है। तो क्या हो गया, इसके साथ और चलेगा तो इसके साथ और चलेगा तो क्या है 2.5 किलोमीटर और चल जाएगा। तब टोटल कितना किलोमीटर हो गया 7.5 किलोमीटर। तो इसका आंसर 7.5 किलोमीटर था। तो आपको पता चल गया कि कितनी दूरी तय कर सकता है। तो आज का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आज का क्वेश्चन क्या, आप जल्दी से जल्दी कमेंट किया करो कि हमें पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन लगा लो। आज का क्वेश्चन है कि जैसे आज लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी है, दुकानें खुली हैं, तो क्या है कोई लेडीज़ आई, सुबह सुबह लेडीज़ आई, उसने आकर क्या किया, रुपए का सामान ले लिया उसने परचून से। तो परचून से सामान लेकर उसका क्या हुआ 400 रुपये का सामान बिक गया। तो 400 रुपये का सामान ले लिया उसने। तो लेकिन दुकानदार को उसने क्या किया, उसने 2000 का नोट दे दिया। दुकानदार राजी, दुकानदार ने देखा बेचारा लॉकडाउन पास पहले 2000 था, ठीक है। तो गुलाबी नोट दिखा बेचारा ने, तो क्या कराया 2000 का नोट दे दिया भाई। तो लेकिन दुकानदार ने क्या कराया, भाई मैंने देखा है पहली बार से ही वे लॉकडाउन लग गया, सामान भी क्या कौन था, तो ये भी क्या करा, इन्होंने भाई छुट्टी दे दो। तो लेडीज बोली छुट्टी तो मेरे पास है नहीं। तो छुट्टी नहीं है तो दुकानदार ग्राहक को जाने नहीं देता। तो ग्राहक को नहीं जाने देता तो उसने क्या किया, वो 2000 का नोट लेकर वो दूसरी दुकान से छुट्टा करवा के लेके आ गया, ठीक है। तो 2000 का वो छुट्टा करवा के लेके आ गया। तो आकर उसने सामान तो दे ही दिया था, उसके लेडीज को सामान दे दिया था। तो उसने क्या किया 1600 रुपये वापस भी दे दिए। तो उसको 1600 रुपये वापस दे दिए। तो 1600 रुपये उसने वापस भी दे दिए। तो क्या हुआ, अगले दिन वो दुकानदार आया, उसने दूसरा दुकानदार आकर कहता है कि तुम्हारा 2000 का नोट ये नकली है, ठीक है, तुम्हारा 2000 का नोट ये नकली है। तो इस नकली नोट को उसने मेरा वापस किया। तो उसने वापस करा गया तो उसका 2000 का नोट वापस दे दिया उसने अलग से, वो नकली वाला अपने पास रख लिया। तो ये कहता है कि यदि उसने क्रय मूल्य पर वो सामान दिया उसको, तो उस दुकानदार को, पहले वाले दुकानदार को कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो पहले वाले दुकानदार को कितने रुपए का नुकसान हुआ, आप इसकी कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और हाँ दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।